हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने तेज करी अपनी मिलिट्री सैटेलाइट की योजना की रफ्तार। डीआरडीओ काम कर रही है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द आयोजित की जाएगी 2+2 डायलॉग मीटिंग। मिग 21 को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से डिसकंटिन्यू करने को लेकर स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी के फ्रेंड ने स्टार्ट किया एक ऑनलाइन पिटीशन। और मीटियोर मिसाइल की रेंज के बारे में हुआ एक नया खुलासा। शेफर्ड प्रेस लिमिटेड की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने मिलिट्री सैटेलाइट की योजनाओं की रफ्तार को तेज करने पर काम कर रहा है, जिसके तहत सन 2022 में इंडियन नेवी की एक नई कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R से GSAT-7 रुक्मणी को रिप्लेस किया जाएगा। और बता दें कि GSAT-7 रुक्मणी करीब 8 साल पहले लॉन्च की गई थी और ये इसरो द्वारा बनाई गई 4th जनरेशन की 7 सैटेलाइट्स में से आखिरी सैटेलाइट है। और अभी सैटेलाइट को अगले साल जिस GSAT-7R से रिप्लेस किया जाएगा वो एक बेहतरीन ट्रांसपॉन्डर्स के साथ आएगी और इंडियन ओशन रीजन में ये इंडियन नेवी की सर्विलियंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएगी, क्योंकि एक्स नेवी ऑफिशियल्स के मुताबिक ऐसी कई हजार चाइनीज वेसल्स हैं जिन पर सर्वे किए जाने की जरूरत है। और हम फिलीपींस की तरह कोई भी इंसिडेंट अपने वहां नहीं चाहते हैं, क्योंकि बता दें कि मार्च के महीने में फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइनीज नेवी की तरफ से अतिक्रमण किया गया था। और इस तरह की गतिविधि चीन भारत के क्षेत्र में ना कर सके, इसके लिए हमें एडवांस सैटेलाइट्स की जरूरत है। और इसी तरह भारत की जो GSAT-1 सैटेलाइट है, जो कि पिछले साल मार्च में लॉन्च होनी थी, लेकिन अभी तक इसका लॉन्च कई बार पोस्टपोन हो चुका है और वो भी अलग अलग कारणों के चलते। और उम्मीद तो यह है कि ये सैटेलाइट आने वाले 1-2 महीने के अंदर लॉन्च की जाएगी। तो इसको लेकर ऑफिशियल्स का कहना है कि ये निश्चित रूप से भारत की मिलिट्री को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि इसकी मदद से क्लाउड फ्री कंडीशंस के तहत हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक रियल टाइम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल्स का यह भी कहना था कि मिलिट्री स्पेस मिशन में डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज की जरूरत है, जैसे कि डीआरडीओ टैक्टिकल एयर डिफेंस के लिए लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी सैटेलाइट एप्लीकेशंस पर काम कर रही है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक हमें एक ऑफेंसिव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की कैपेबिलिटीज को प्राथमिकता देने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि चीन उनकी राज्य सीमा के पास पड़ने वाले क्षेत्रों पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत कर रहा है और चीन की इस गतिविधि के बारे में हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार केंद्र सरकार को अवगत कराएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 29 मई को किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरियाज को विजिट किया था और इस विजिट के बाद ही उनका यह बयान सामने आया है। और उनका यह भी कहना था कि हमारे डिफेंस फोर्सेस बेहद ही डिफिकल्ट कंडीशंस में काफी मेहनत से वहाँ पे अपना कार्य कर रही है। और जबकि चीन तिब्बत रीजन में भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर कार्य कर रहा है और चीन की जो ये गतिविधि है ये एक बड़े लेवल पर हो रही है। और इस तरह की गतिविधि के साथ चीन इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो एक ऐसी कन्वीनियंट लोकेशन ढूंढ सके जहां पे तिब्बत रीजन में उसे इंडियन पोस्ट की तुलना ज्यादा एडवांटेज मिले। और बाकी एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि भारत के साथ लगने वाले LAC पर चीन ने अपने कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम को बना लिया है, जिसे चाइनीज आर्मी और चाइनीज एयरफोर्स के एलिमेंट्स को मिला के बनाया गया है। बाकी अगर चीन की बात हो ही रही है तो उनकी एक चिंदी हरकत के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो हुआ यह है कि अभी हाल ही में चाइनीज एयरफोर्स के करीब 16 एयरक्राफ्ट ने मलेशिया के मैरीटाइम जोन में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश की थी। और जब मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन चाइनीज प्लेन्स को वापस जाने के लिए कहा तो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया, और जबकि इसके बदले वे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। और फिर जिसके बाद उन चाइनीज प्लेन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से उनके हॉक 208 ट्रेनर जेट्स को लॉन्च किया गया। और मलेशियन एयरफोर्स के उन जेट्स को आता देख वो चाइनीज प्लेन्स वापस से उसी डायरेक्शन में चले गए जहां से वे आए थे। और इस पर रॉयल मलेशियन एयरफोर्स का कहना है कि चाइनीज एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं उनमें इल्यूसिन Il-76 और ZN-Y-20 जैसे स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी शामिल थे। और मलेशिया इस घटना को अपनी संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरे के तौर पर देख रही है और विदेश मंत्रालय को इस घटना के बारे में सूचित किया गया है। आज मंगलवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करी थी और इस मीटिंग में चाइनीज वायरस पैंडेमिक पर डिस्कशन करने के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द से जल्द 2+2 डायलॉग मीटिंग को कंडक्ट कराने को लेकर सहमति बनी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि चाइनीज वायरस के खिलाफ जारी इस लड़ाई में ऑस्ट्रेलियन आर्म फोर्सेस का भारत को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और भारत भी ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर पूरी तरीके से कमिटेड है। और दोनों ही पक्ष 2+2 डायलॉग मीटिंग को जल्द कंडक्ट कराने को लेकर देख रहे हैं। और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते हुए डिफेंस टाइज को लेकर भी संतोष व्यक्त किया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है 1 से 15 अगस्त तक भारत और रशिया के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2021 को आयोजित किया जाएगा और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदन रशिया के वोल्गोग्राड रीजन में पड़ने वाले प्रूड बॉय प्रैक्टिस रेंज में कंडक्ट की जाएगी।
और इस बात की जानकारी आज मंगलवार को सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की तरफ से दी गई है। और इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में दोनों देशों से 250 सर्विसमैन पार्टिसिपेट करेंगे। और बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को तो लाइक जरूर कर दें, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर उसे ज्वाइन जरूर करें। क्योंकि जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर एक गिव अवे चल रहा है, जिसका रिजल्ट 5000 मेंबर्स कंप्लीट होने पर ही हम अनाउंस करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि साउथ कश्मीर में करीब 100 के आसपास मिलिटेंट्स अभी भी एक्टिव हैं और इन मिलिटेंट्स में कुछ फॉरेनर्स भी हैं। और बाकी साउथ कश्मीर में मिलिट्री के साथ मिलकर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जारी हैं। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स के नए डीजी के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को अपॉइंट किया गया है। और जबकि आज से वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के चार्ज को संभाल लिया है। और जबकि एक बयान इंडियन नेवी चीफ की तरफ से भी देखने को मिला है जिसमें उन्होंने 1971 वॉर के बारे में बात करते हुए कहा कि इस वॉर में इंडियन नेवी के ऑपरेशन से जो हमने बेहद ही महत्वपूर्ण और कीमती लेसन लिया वो भविष्य के लिए आज भी उतना ही कीमती है। इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 क्रैश में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी के फ्रेंड ने एक ऑनलाइन पिटीशन स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से MiG-21 फाइटर्स को डिसकंटिन्यू करने की डिमांड रखी है। और ये ऑनलाइन पिटीशन MiG-21 एयरक्राफ्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड करके स्टार्ट किया गया है, जिसे अभी तक करीब 15,000 से अधिक लोग साइन कर चुके हैं। और जिन्होंने इस पिटीशन को स्टार्ट किया है उनका कहना है कि ये केवल उनके दोस्त के लिए नहीं है बल्कि हर एक उस सिंगल पायलट के लिए है जो अभी भी MiG-21 फाइटर्स को उड़ाकर अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। और वैसे आपको ध्यान होगा कि स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी के फादर ने भी रिक्वेस्ट करी थी कि MiG-21 फाइटर को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से अब रिटायर कर देना चाहिए। और बाकी अगर आप भी इस पिटीशन को साइन करना चाहते हैं तो इस पिटीशन का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज से एफकेट एग्जाम की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने की आखिरी डेट है 30 जून, यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 जून से पहले जरूर कर लें। और एफकेट एग्जाम के इस नोटिफिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexpert.com पर पब्लिश किया है और वहां से इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि मीटियोर मिसाइल की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर नहीं बल्कि 200 किलोमीटर तक है। और ये बात जर्मन एयरफोर्स के ऑफिशियल रिपोर्ट में बताई गई है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।